खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं उसे नाजरीन। कुछ खबरें, उसके बाद अपने पैनल से बात करते हैं। मिनी बजट ताख़ीर का फिर शिकार हो रहा है और बार बार डेफर किया जा रहा है। इसको क्या मामला है? क्या हुकूमत करना नहीं चाह रही या साथियों की और हमायत हासिल नहीं है? इस पर बात करेंगे। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करना और माशी खुद मुख्तारी को सरेंडर करने के बराबर है। खुद मुख्तारी का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत के प्रीव्यू से बाहर लेके जा रहे हैं इसे? इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ के वापस ना आने पर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई मुमकिन होगी? और पाकिस्तान में फरवरी की कोरोना की 5वीं लहर क्या आ सकती है? उसने फिर एक दफ़ा तहस नहस करना शुरू कर दिया है। अमेरिका में बहुत सारी बात भी हुई हैं। भट्टी साहब, ये जो एक तो मिनी बजट का मामला ये है काई का खौफ, और दूसरा ये कि अपने यहाँ इत्तेहादियों का खौफ, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनी बजट आना ही आना है, ये फैसला हो चुका है। जिन इत्तेहादियों का खौफ था, जो माजी में जिनके कहने पे जाके जॉइंट सेशन में वोट डालते रहे, उनसे बात हो गई है। एक आधे दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि IMF से कमिटमेंट की हुई है, अगर आप नहीं पास करते तो जनवरी में जो पैसे आने हैं आपके पास नहीं आएंगे। अपोजिशन जितना मर्जी शोर कर ले, इत्तेहादी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। उनकी बेचारों की इतनी ज़रूरत है कि अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करें। तो जिन्होंने करवाना है, मेरी तो सिंपल राय है कि ये हो जाएगा। इससे हाँ, महंगाई का तूफ़ान जो आएगा वो इन हाकमों का हमारे साथ वास्ता ही कोई नहीं महंगाई का। बाकी मलक साहब ज़्यादा साहिब इल्म है। अच्छा मलक साहब, मेरा सवाल बड़ा दिलचस्प है। मेरा ख्याल है वो ये कि इस तरह के एंटी पीपल इक़दाम जाते थे या मार्शल लॉ हुकूमतों में, या करवाए जाते थे इंटरम सेटअप्स में, ताकि मलबा जो है वो पॉलिटिकल जो एलीट है उस पर ना पड़े। अब तो कोई रह ही नहीं गया। अब तो पॉलिटिकल एलीट जो है वो भी भाग रही होती है IMF की तरफ और महंगाई, और कहती है ये महंगाई बड़ी ज़रूरत थी, हमारे वसीतर मफाद में थी। कई साहब, मैं समझता हूँ जो लेटली जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी चेंज आई है वो आम आदमी के रेफरेंस से आई है। कभी हमें बड़ा जोम था कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम अंदर की एक लफ्ज़ हुआ था अंदर की बात बताएं क्या है। तो मुझे लगा पाकिस्तान पूरे को पता चल गया कि हमारे जो पॉलिटिकल हुक्मरान है ना ऑर्गेनाइज्ड है, ना पॉलिसी है, ना ये घोड़े पे बैठते हैं, ना इनकी डायरेक्शन है। ये कहीं न कहीं ताकतवर से डरा के अपना टाइम पास करते हैं। अब शेख रशीद साहब का बयान आपके सामने, मैं अपना कोई दानश्वर नहीं बन रहा, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारे सर पे साया है, हम प्रोटेक्टिव हैं, 5 साल हमें कोई हिला नहीं सकता। तो आम आदमी को आपने इतना बेवकूफ़ समझा कि आपकी हुकूमत इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं बार बार मिनी बजट, उसमें मैं छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। मिनी बजट कितना बड़ा आपने फ्रॉड मेरे हमसे करना है? ये जो आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, ये क्या होता है ज़रा मुझे बता दें। अब नवंबर की सुन ले, 4 रुपये 70 पैसे आपने बिजली में महंगाई की, वो मिनी बजट नहीं था, नवंबर में भी आपने किया। आप खुद कह रहे हैं कि हर महीने हम पेट्रोल में इजाफा करेंगे, तो मिनी बजट की तो बारिश हो रही है इस मुल्क। यार एक मुझे बड़ा दुख होता है, ज़रा ख्वाजा साहब का ज़रा शॉर्ट सुनवाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वोट आपके पास नहीं है, ये सहूलतकारी से वोट आएंगे। आप देख रहे हैं आज 5वां दिन है, यहाँ पे कोरम पूरा नहीं हुआ आपके पास, 4 दिन कोरम पूरा नहीं हुआ। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, कोरम पूरा ना हो, गवर्नमेंट टूट जाए, मगर सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि ख्वाजा साहब जो है, मैंने कोट करता हूँ, ये वज़ीर बराए पानी और बिजली थे, और इन्होंने हेरल्ड को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट डकैती हो रही है। ये खुद मौसूफ वज़ीर थे। अब मसला सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना है या हमारी जान छुड़वानी है IMF से, इस महंगाई से, बर्बादी से, या पॉइंट स्कोरिंग करनी है? मसला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का। आप खुद फरमा रहे हैं कि ख्वाजा हसन मोहतरम ने कहा ये डे रॉबरी, डे लाइट रॉबरी अपनी वजारत, उन्होंने कहा ना। हाँ, उन्होंने रोका, तो ये तो शरीके जुर्म है उसमें। ये तो इनकी वजारत में डकैती होती रही दिन के रोशनी में, और ये खामोश रहे। अब उन्हें इससे गर्द नहीं है कि मिनी बजट आ रहा है, महंगाई हो रही है, सानू की फायदा होएगा। हुकूमत को टारगेट करना है, क्योंकि असी मिन्नतां कर थक गए, साड़ी वारी नहीं आ रही। जो मैंने कहा था ना, कुछ लोग कहते थे वो नवाज शरीफ आ गया, जहाज से बह गया, वो त्यारे च बह लिया, वो बोर्डिंग कार्ड ले लिया, वो इमिग्रेशन हो गई। आज ऐसे इकबाल साहब ने तरदीद कर दी। भाईजान वो एहसन इकबाल तो बड़े आदमी ना, आप उनसे वैसे ही। लेकिन जवेद लतीफ साहब क्या PTI के आदमी हैं, या यार सादिक साहब जो कह रहे थे कि मैं देखें, जवेद लतीफ साहब भी जिनके आदमी होना था हो चुके हैं। ओहो, अच्छा, प्यारे हो चुके हैं। अच्छा, आपने कितना अर्सा पहले कहा था उनके नैब में पता नहीं कितने अरबों रुपए, 7 अरब का था जो आपने कहा था वालदा, अल्लाह ताला, 2 साल पहले हमारी, 2 साल बहुत पुरानी। अगर वो क्लिप अब मिलेगा नहीं, तो मैंने कहा था नहीं सर, वो फिट हो चुकी है। पता नहीं ये लॉन्ड्री कहाँ खुली है जहाँ पे ये सारे कपड़े धोए जाते हैं। बट साहब, ये जोर की लड़ाई है या नाताकती की लड़ाई है आपस में? देखिए,
लोग वाकई परेशान है कि जो बंदा 3 दफ़ा उनका वज़ीर आज़म रहा, इलाज के बहाने से गया और 2 साल तक वापस नहीं आया, और फिर एक साबिक़ स्पीकर जाता है जिनका अलीम खान साहब के साथ ज़िमनी इलेक्शन होता है, उसमें 1-1 करोड़ रुपया खर्च होता है। वो स्पीकर आके कह रहा है बस मियाँ साहब बड़े बेताब सर, मेरी मुस्कुराहट देखे, मेरी टिकट से आन लगे सर, मेरे पासपोर्ट से आन लगे सर। उन्होंने कहा यार मेरा पासपोर्ट से ख़त्म होया था, मैं इश्तिहारी हाँ, मैं तेरे से आ चला। लुक यार कौन बातें कर रहा है? तो भाई कितने के झूठ बोलोगे यार, कितना का कौम को गुमराह करोगे? एक वक्त में 22 करोड़ आवाम को गुमराह करने का ठेका ले लिया। अगर आपके साथ लोग हैं तो सुबह में एतमाद ले आए, नो कॉन्फिडेंस ना, ये आईनी हक है, इनका कानूनी हक है, इसको को गैर शरई काम नहीं है, गैर आईनी काम नहीं है, इस पर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। ले कादी साहब इनकी बढ़के ना, आप इनकी बढ़के पे ना जाया। मैं ये कहता हूँ पहले ज़माने में ना मलक साहब होता था कि यार ज़बान दे दी हमने, एक बात की है, रोज़ 2 घंटे बाद ज़बान दे देने, वो अगली तो पिछली तो किन राब्तों की तरफ इशारा कर रहे हैं मलक साहब? सर ये तो मेरा लिए इस प्रोग्राम में हम तीनों कह के थक गए कि इन पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी सब का नाम ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी ले लें, PTI ले लें, नून ले लें, मौलाना ले लें, सब के राब्ते ये हैं कि नहीं है ये मुझे पता नहीं, मगर सब की स्टेटमेंट परसेप्शन ये बनाते हैं कि हमारी वो ताकतवर हल्कों से राब्ते हैं, इसका मतलब है हमारी बारी है। वो तो साबित हो गया कि अवाम इलेक्शन तो गई नहीं है। जो मैंने हमेशा जो आर्गूमेंट आपसे कर दूँ, अब अगर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमारे 5 साल पक्के हैं, इसका मतलब है अवाम मीडिया तुम कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ कब आएंगे? जब उनको इजाज़त मिलेगी। जरदारी साहब एकदम दुबई जाते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। अपना उन्होंने सिंध संभाला है, मुझे तो लगता है अपने अपने हिस्से की लड़ाई है, इसीलिए मौलाना को आपने पेशावर भी दे दिया कि यार चलो अब आपको भी थोड़ा सा। हमारा दुख तो ये है कि हमारी मैशत को आज़ाद करवाओ, हमारे स्टेट बैंक को वापस लो। जब तक चंद लुटेरे जिन्होंने भी पैसा खाया वो किसी भी अदारे से वाबस्ता हैं, किसी उनको आप सजाएं नहीं देंगे, काजी साहब मैं और आप गुलाम रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने किसी ना किसी से मिल रहे हैं, अगर नहीं मिलते तो तुम आवाम से नहीं मिलते हमारे लिए। हाँ, ये बात। जिनका ओथ लेते हो तुम, जिनको वोट की इज्जत दो, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते हैं। आप कह रहे हो कि मैं वोट को इज्जत दूंगा, दूसरी तरफ जिनसे मिल रहे हो उनका नाम लेना आप पसंद नहीं कर रहे, नाम बताते हुए डर रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर चोर है। चोर चोर समझते हैं चोर? भाई इतने बहादुरों, प्राइम मिनिस्टर आपका कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज तक मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले मैं देखूं इमरान खान साहब के मेरे से फला बंदे ने एनआरओ मांगा, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, शाहिद खान अब्बासी ने। ये कहते हैं किसी ना किसी से मिल रहे हैं, वो कहते हैं हमारी सेटिंग हो गई है, वो कहते हैं हमारी डील हो गई है। मैंने तो एक खबर दी है, मिनी बजट, ये बच्चे जमूरे इकट्ठे हो जाएंगे यार, हो गए मैसेज जाना शुरू हो गया। भट्टी साहब देखिए, आप जो मर्जी आपकी खबर से नहीं मैं लड़ा, मुझे इस तरह ना आप लें 350 अरब के किस्म के आप नए टैक्स, जो टैक्स आप वापस लाने जाने, तो आम बंदा तो मारा जाएगा, कत्लो गारत होगी आम बंदे का। तो वो उसका किसी को एहसास नहीं। वास्ता क्या है? आप रिटायर होते हैं, आपको 2 अरब की प्रॉपर्टी मिल जाती है, मैं रिटायर होता हूँ, मुझे 20 अरब की पड़ जाती है, इन्हें 5 करोड़ की मिल जाती है। इनका अवाम से क्या तल्लुक? तो पहले अवाम के नुमाइंदे लाओ, पहले जो पब्लिक सर्वेंट है ना उन्हें पब्लिक सर्वेंट बनाओ, उन्हें हाकिम ना बनाओ। वो हमें गुलाम समझते हैं जिन्हें अब पब्लिक सर्वेंट का नाम देते हैं। भट्टी साहब तारीख में बड़ी बड़ी देवकामत शख्सियात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, ये अहद ही बड़ा अजीब व गरीब है। तो मैं खैर ऐसी मैंने बात कर दी बरसबील तज़किरा। इसकी ज़रूरत क्या है भट्टी साहब? हम एक नया छांगा मांगा बना के लोगों को ले आएंगे, हमारी तो तारीख ही बड़ी शानदार है। काजी साहब जरूरी है टिकट देना उनको? हमारी अब देखें, हमारी मजबूरी है, हमारे लिए तमाम पॉलिटिशियन, अता तारड़ साहब की क्वालिटी क्या है, इस सीट पे बैठे हैं, उनके वाला साहब ने क्या किया था आप हिस्ट्री जानते हैं? उनके वाला साहब ने क्या किया? आप बता दें मुझे। आपके सदर जी सुप्रीम कोर्ट के जज अल्लाह जन्नत नसीब करे, जहाज में कहाँ गए थे? कोयटा खरीदो फरोख्त करने के लिए, खरीदो फरोख्त करने के कोयटा में तो ड्राई फ्रूट होता है, वो ड्राई फ्रूट ही लेने गए थे ना, सर्दियाँ बड़ी थी, उन्होंने कहा कि पंजाब का ड्राई फ्रूट खास नहीं है। तो अब मुझे सिर्फ ये बता दें कादी साहब, जो लोग आवाम से रिश्ता नहीं रखते, डीलों का रास्ता निकालते हैं, शॉर्टकट से आते हैं, रात को खुशामद की। और मैंने आपको पहले बताया था कुछ दिन पहले कि पंजाब में 3 खानदान इस वक्त इतनी लूटमार कर रहे हैं। कल उनमें से खानदान में से एक बंदे ने मलक साहब तुसी ना ताड़ी मेहरबानी कान बंद करो, एक सौदा 5 करोड़ रुपए में किया सिर्फ
बस इतना छोटा सा। बस मुझे भाई मैं भट्टी साहब देखें, अगर मेरे जैसे आदमी जो है बाजार में चिलगोजों की तरह बिकने शुरू हो जाए, बड़े बड़े नाम बिकते हैं अपना शुरू हो जाए, हो चुके हैं ऐसी है जैसे आप यार आधा किलो बेटा खुबानियां मैंने खुश्क तोल दे, इस तरह बंदे हो गए कि ये कादी साहब इससे ज्यादा आजकल क्या हो रहा है, आईजी और होम सेक्रेटरी की लड़ाई हो रही है, कह रहा मेरे इख्तियार में यार तुम पब्लिक सर्वेंट हो ही नहीं, आपने तोक पहना हुआ गुलामी का। अब मैं भी, मेरे समेत हम भी चलो कोशिश करते हैं, पूरा सच नहीं बोल सकते लेकिन मिनिमम झूठ ना बोले। तो इधर मुल्क का वजीर आज़म अपोजिशन लीडर कह रहा है हमारे राब्ते हो रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे। तो इस मुल्क का यार ये भट्टी साहब मुझे अभी तक हजम नहीं होती। एक तरफ हमने कहा है कि जी हमने बिल्कुल जमहूरियत और जो आइन में लिखा है उसके तहत चलना है, फिर ये आइन और जमहूरियत में राब्ते किधर से आ जाते हैं? आइन और जमहूरियत इनकी ये है, इनको हुकूमत दे दो, इलेक्शन धांधली करो, चोरी करो, डाका मारो, बैलेट बॉक्स पेपर चोरी करो, बैलेट पे डुप्लीकेट छापो, इनको हुकूमत दे दो। मैंने तो आपसे दोनों से रहनुमाई ले रहा हूँ। मुझे 40 सालों में एक इलेक्शन बताया जिसको हारने वाले ने तस्लीम किया हो, और अगला इलेक्शन भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता कब होना है, कौन जीतना है, हारने वाले ने यही इल्ज़ाम लगाना धांधली। ये औकात है हमारी कि 18 या 16 जनवरी को होना था ये इलेक्शन KPK का दूसरे हिस्से का। अब मैं किसी टीवी पे देख रहा था, पता नहीं गलत हो कि मार्च में ले गया, शिकस्त का हो, क्योंकि दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि मार्च में 23 मार्च में जो मौलाना साहब ने या धरने का दिया हुआ टाइम, ताकतवर हल्के कहाँ हाथ रखते हैं, इधर इन्हें अपने आप पे। तो भट्टी साहब पंजाब को फिर भूल जाए, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब बेवकूफ़ इलेक्शन कराए यार। मैंने खुदाया ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहे हैं, आप गलत फहमी का शिकार है। आपका ख्याल है इमरान खान साहब करा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट आपकी अदालत का फैसला है भाई, क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की फैसला मानते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला करता है उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाते हैं। हमारी हिस्ट्री है, मैं माफी चाहूँगा कादी साहब, मैं माफी चाहूँगा, हमारी हिस्ट्री है। अगर आप इख्तलाफ करना तो कर लें, आर्गूमेंट कर लेते हैं, हमारी हिस्ट्री है। तो आपको याद नायल भी किया है ना, वो मान लिया तुसी? हाँ, वो तो तुसी कह रहे हो साडा सदाबहार कायद ने वजीर आजम गिलानी को अपना नाहल किया, हमने मान लिया, वजीर आजम भुट्टो को फांसी दी, हमने मान ली, और क्या चाहिए? हमारी हमें अब वो पुरानी पीपल्स पार्टी वाली बात ना करें। पंजाब में हमारा हाथ अच्छा होता है। भाई साहब ये मलक साहब से राय ले, मैं वो टेक्निकल वजूहात की वजह भाई साहब ये तो दूध का दूध पानी कल हो सकता है। आपने मिनी बजट आप असेंबली में ले हैं, अगर ये 25 बंदे हैं, एक बंदा है, 10 बंदे हैं, कल काउंटिंग में क्या मुश्किल है? और आपके सबके पास ये खबरें कि इत्तेहादी रजिस्ट कर रहे हैं, वो पसंद नहीं कर रहे। भट्टी साहब ने वैसे खबर दे दी, मैं इनसे कोई बहस नहीं कर रहा कि सब कुछ क्लीन है, साफ है, मगर ऑन पेपर जो हो रहा है कि सारे इत्तेहादी कह रहे हैं जी हम आपके साथ नहीं चल सकते, महंगाई का फंदा आपने गले नहीं डाल सकते। 25 बंदे आपके पास है, कल आप बिल पास पता लग जाएगा, अपोजिशन जीत जाएगी। कादी साहब आप साहिब इल्म, मैंने मान लिया है, मैं इनकार नहीं करता, मैं इस झूठ को भी सच तस्लीम कर लेता हूँ वक्ती तौर पे। सुबह में इत्तेमाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ले 7 बंदों की गेम है। ये एक काउंसलर के लिए मर जाएं, एक पटवारी लगवाने के लिए मर जाएं, अगर 30 बंदे इनके पास हैं तो कादी साहब ये भट्टी साहब ये अगर सच है तो ये फिर 25 लोगों किसके डर से फिर नहीं आते? ये चक्कर क्या है? तो कह रहा हूँ इनके हैं ना 25, तो ये शो कर दे बिठा के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। ये कोई 2 साल से मैं सुन रहा हूँ, 12 बंदे आ गए, 18 बंदे सालों से हम सुन रहे हैं। ये एक ड्रामा होता है। वो तो आपने चंद दिन पहले, पिछले 10 दिन तो ये गर्म रही वाह कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, बनेंगे वज़ीर आज़म, फौज को भी माफ़ कर देंगे, अदलिया को भी माफ़ कर देंगे, वो सब बात है, सच मान लूँ। इनके झूठ में कब तक फ्रेब खाऊं? इनके पास 25-30 बंदे हैं, मैंने मान लिया है, तो इनके सुबह में इत्तेमाद ले हैं, आईनी तरीका है ना। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरफ ये इशारा करें उधर से इशारा हो गया तो ये खुद 25-30 रह नहीं भाई साहब, इससे तो मिनी बजट तो फिर मैंने आपको कहा है ना, इनका एक बंदा अंधेरे में जाके सारी डायरी देता है और उसको ये कमिटमेंट किया है कि तूने नवाज शरीफ फैमिली की हर चीज़ हमें खबर देनी है और हमारे खिलाफ ही बोलना है। मैंने आपको कह दिया, आप कह रहे थे वो बंदा गिरफ्तार हो रहा है, खोल के रखने वाला बंदा तो नहीं है वो आप कह रहे थे वो गिरफ्तार हो रहा है, उसको पकड़ा जाएगा, मैं कहता था नहीं। कभी जब हम जवान रिपोर्टर थे तो लफ्ज़ था ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, मुझे लगा अब ये कोई मोबाइल की पॉलिटिक्स है, कोई फोन शो आते हैं तो सारी चीजें। वो अब तय हो गया, वो हो जाएगा बजट। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिनी बजट पास हो जाएगा और ये अपोजिशन भी सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है, क्योंकि काई साहब थोड़ा सा हक़ाइक़ देखें, IMF से अपने एग्रीमेंट किया। सऊदी अरब ने कहा था अगर IMF ने पैसे ना दिए तो आपकी जितनी प्रॉपर्टी है सऊदी ला के था तो उसको जब्त कर लेंगे अपने कानून के मुताबिक, सऊदी कानून के मुताबिक। तो इनकी मजबूरी है करना,
इमरान खान साहब का कोई लिंक नहीं कि इससे महंगाई कितनी होनी है कितनी नहीं। उन्हें 2.25 साल पूरे करने हैं और अपोजिशन। अच्छा भट्टी साहब, एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूं। 2 साल हमें जेलों से दूर। भट्टी साहब, एक कमेंट आप दोनों से करना चाह रहा हूं, दोनों ने जवाब देना, दिल से जवाब देना। चले मान लिया कि कोई बड़े हम समझदार हैं, ये सारे पॉलिटिक्स खुद गर्ज हैं, इनको ना महंगाई से गर्ज है, मगर एक सवाल बनता है पाकिस्तानी लोगों की भी तो एक लिमिट है ना। आप कितनी उनकी गिरेबान से बिजली पानी के नाम पे पैसे छीनेंगे, कितने टैक्स लगाएंगे? डू यू सी के लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा? ये भी तो एक कमेंट है। लोग बेचारे कमज़ोर हैं। उस दिन हमने उस बिजली के बिलों की बात की, दफ्तर से हमारे 3 कैमरामैन भाई ले आए, ये लुट के मारे गए। इनकी कैपेसिटी है ना, कहाँ तक ये मार खाएंगे? भाई खा रहे हैं, पिछले 70 सालों से खा रहे हैं। कादी साहब के बकौल यहाँ ये 4-5% जो ख़ानदान है इनकी इकॉनमी बेहतरी होगी, यहाँ 95%। 2 वक्त में दोनों एक वक्त में इस पे आम बंदे का रिएक्शन कहाँ है? किधर आम बंदे का रिएक्शन देखें ना। अभी ये इतनी तदरीसी बहस हम यहाँ कर नहीं सकते। मैं 2 फिक्रों में बात करता हूँ प्लीज़। देखें 68-69 के रेवोल्यूशन की नाकामी के बाद लोग अंदर गए, फिर मार्शल लॉ आए, फिर ये सारे जो है वो पीपल्स पार्टी जैसी लेफ्ट की पार्टी जो है होते होते नवाज शरीफ से ज़्यादा राइट की पार्टी होगी। लोगों को इतने धोखे मिले हैं कि वो किसी के पीछे आने को तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं बेटा 2000 रुपया दो और वोट किधर मोर किधर लानी है, क्योंकि 15-16% लोगों को ये तो सच है। ठीक है ना। उसके बाद वो एक बाइक जा रही होती है, उसमें 3 बच्चे होते हैं, 2 औरतें बैठी होती हैं, 1-1.5 वैगन अद्धी वैगन की सवारी है मोटरसाइकिल तो अपने रोजगार वास्ते जा रहे होते हैं। किसी ने इतना बड़ा, मैं दिन को सब देखता हूँ, इतना बड़ा बोझ उठाया होता है और वो बेचारा मोटरसाइकिल पे, उसको कोई ना मुझसे कोई गर्ज है ना आपकी सियासत की गर्ज है, वो अपनी रोटी कमा रहा है। मगर हाँ, एक मैं बात कह दूँ, एक दिन जो है ना क्वालिटी चेंजेस इनटू क्वांटिटी एंड क्वांटिटी चेंजेस इनटू, लोग नक आ जाते हैं। जिस तरह इंडिया में आए, आपने किसानों को जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने अर्जेंटीना में देखा, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड मूवमेंट्स बनेगी और लोग आज सिर्फ अपनी लीडरशिप तलाश कर रहे हैं, वो इनमें नहीं है। आई एम सॉरी, जितने आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं, आप भी समझते पाकिस्तान में कोई लीडरशिप नहीं है। 1% भी नहीं। लीडरशिप के नाम पे जो जालसाजी और पब्लिक सर्वेंट के नाम पे जो इस मुल्क के साथ फराड हुआ ना, मलक साहब, मैं 1 महीना पहले सोच रहा था किताब लिखूं, फिर मैंने कहा मर्डर हो जाऊंगा उसी दिन। अल्लाह बात शायद है, मैंने इतने खौफनाक लोगों के भयानक छुपे हुए चेहरे अब नजर आते हैं। यार कौन किसकी गेमें खेल रहा है? मलक साहब छोड़े इस मुल्क में। नहीं, ये भेस बदला हुआ आपने। लेकिन मैं बेसिकली मलक साहब, मैं हूँ बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी का मालिक हूँ और मैंने अपना नाम रखा हुआ है लीडर। मैं ठेका फरोशी करता हूँ और मैंने अपना नाम रखा हुआ है जी कि मैं मेरी गुजारिश सुन लें। मुनीवरिंग अपनी जगह, फराड अपनी जगह, आप चले गुफ्तगू के मालिक हो गए, आपने बड़े सुनहरी अल्फाज यूज़ कर लिए, मगर जो बंदे ने अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, जिसने बिजली का बिल देना है, उसको तो रियलिटी साहब ने उसके सामने ये समझते हैं कि महंगाई ये अल्फाजों को छोड़े। मेरा आपसे आम बंदा किधर जाएगा? बेशुमार खवातीन ने बच्चों समेत जहर खा लिया, नहरों में फेंक दिया, सड़कों पे नहीं है। क्या किसके खिलाफ एहतजाज था वो? मेरे वो जो बाप ने खुद वक्त बेटे लोग गुर्दे बेच रहे हैं और बड़ी तादाद में बेच रहे हैं, लेकिन बेबस है इन जालिम जाबर बंदूकों और तोपों वाले लोगों के सामने। इनके आगे कोई हिम्मत नहीं कर रहा बोलने की, क्योंकि नज़ीर चौहान जाता है उसमें 3 पर्चे हो जाते हैं। तो इधर लोगों को अपनी इज्जतें बचाना मुश्किल हो गया। मुझे बताएं ना, आप कहते हैं कि लोग बाहर आएंगे, कई खबरें लातेदाद आई हैं कि खातून ने अपने 4-3 बच्चों समेत मार के जहर खा लिया। इससे ज्यादा क्या यार बेइज्जती हाक में वक्त की होगी? मैं आपको एक बात हूँ, इनके हमसाए भी हैं, मैंने उनसे इजाज़त तो नहीं ले रही कि उनके बगैर ही कहता हूँ। तो गुलाम अब्बास साहब के किसी अजीज़ को गुर्दा चाहिए था, तो उन्होंने एक इश्तिहार दिया, मैं उनको मिलने चला गया तो वहाँ देखा कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और वो कुछ कह रहे थे, कहने जी एक गुर्दा चाहिए था। लोग तरले कर रहे हैं कि यार सानू बड़ी मजबूरी है, खुदा दा वास्ता जी साड़ा गुर्दा। अच्छा, और गुलाम अब्बास उन्हें लाइन तो ले लो, पीपल्स पार्टी के वजीर भी रहे और ये खासी पुरानी बात है अब तो। और अच्छा काई साहब, अब इस जवाब के बाद आपको कुछ चाहिए कि लोग गुर्दा बेच रहे हैं, जिंदगी जैसी नेमत की मैं आपकी सारी बातों से मुझे एक बंदा आया, मियाँ बीवी चले गए हमीद लतीफ़ अस्पताल, 14-15 दिन रहे, 32 लाख रुपया कोरोना का बिल। एक पासे दौलत की तकसीम की गैर मुनसफाना इतनी तकसीम का ढेर लगे हुए हैं और एक वक्त
2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, 6-8 मैं आपकी छोटी सी बात में मियाँ बीवी को कोरोना हो गया 32 लाख। मैं पंजाबी विट की बात करने लगा। पंजाबियों में मार खाने की भी बड़ी सलाहियत है, हंसने की भी सलाहियत है। रिक्शे पे मैंने बैठा तो मुझे कहता, उसने पहचान लिया मुझे, कहता अब टीवी में आता है, कहता बहुत सा मेरी बीवी को फलां बीमारी होगी, फलां बीमारी होगी। जब मुझे बिल बनाया ना उन्होंने 4 लाख रुपए, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो इतने की तो नहीं बीवी में ला सकता हूँ, 4 लाख मुझे। नहीं, मैं एक बात जाते जाते एक बात कह दूं जो बड़ी मीनिंगफुल है कि कोरोना एक अजाब और कर्ज है, मगर रबाय से रहमत है कुछ लोगों के लिए। ये कब तक रहेगा? क्योंकि कोरोना ना आए तो फिर आप 32 लाख कहाँ से कमाएंगे? तो आप ये सिलसिला है, बड़ा तकलीफ है। ब्रेक से वापस आते हैं। बहुत से स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मामला क्या है, इस पर हमारे साथ एक अहम मेहमान भी होंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ख्वाजा सफ़र साहब के एक मैं शॉट आपको सुनवाता हूँ और फिर हम ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ शहबाज राना साहब होंगे, नोटेड जर्नलिस्ट हैं और निगाह रखते हैं माशी अमूर पर। तो पहले ज़रा सुनाएं ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16th of December 1970। मेरी ट्रेजरी बेंचेस से भी इस्तदा है, खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है सरेंडर ना करें, इसके बाद आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। ये बारी बारी सारे के सारी चीजें जो हमारी खुद मुख्तारी की जामन है, हमने वो सरेंडर कर देनी है। ये ना करें, ये ना मिनी बजट लेके आए, ना ये स्टेट बैंक का जो है बिल पास करें, ना करें, ये प्लीज ना करें। जी हमारे साथ हैं शहबाज राना साहब। शहबाज राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये आपने ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट सुनी, मैंने आपकी आज स्टोरी भी देखी है, तो किस हद तक हम अपनी खुद मुख्तारी सरेंडर, हम क्या स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर रहे हैं या हम अपनी खुद मुख्तारी सरेंडर कर रहे हैं आलमी मालियाती इदारों को? राना साहब। सर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कासिम सूरी साहब ने ख्वाजा आसद साहब को चुप करवा दिया, इसी तरह हम साहब को चुप करवा दिया जाएगा इवेंचुअली। और ये बात मैं मीडिया की नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के तमाम सर्कल्स की जो मैटर कर रहे हैं। इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल काबीना ने कल मंजूर किया है, इसमें और एक जो तरमीमी बिल स्टेट बैंक का था मार्च 2021 में, इसी काबीना ने बगैर पढ़े हुए उस वक्त अप्रूव कर दिया था। इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और जो ख्वाजा साहब के कंसर्न्स हैं, एज अ रिपोर्टर हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। ख्वाजा साहब के जो कंसर्न्स उन्होंने एक्सप्रेस किए वो कुछ गलत नहीं है। इस बिल के अंदर ऐसी बेतहाशा चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सॉवरेनिटी है वो सरेंडर हो जाएगी। कोई भी हुकूमत जो होती है उसका दारोमदार जब कर्ज़ों के ऊपर होता है, जैसे पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत चाहे PTI की हो, वफाकी या PMLN की, से पहले थी, ये कर्ज़ों के ऊपर चल रही है। और ऐसी सूरत हाल में जब हम अपने जो वसाइल उनमें इजाफा नहीं कर पाते तो कर्ज़े तो आपको लेने हैं, लेकिन इस बिल के तहत जो वफाकी हुकूमत है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ा नहीं ले सकेगी, उसके ऊपर कानूनी पाबंदी होगी। और उस सूरत हाल में जब वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं लेगी तो फिर कमर्शियल बैंकों से लेगी। कर्ज़ा तो मिलेगा लेकिन उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। या तो बैंक्स आपको ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे कि आपको एक बहुत हाई कॉस्ट देनी पड़ेगी, या फिर वो अपनी जो दूसरी टर्म्स हैं वो आपको डिक्टेट करेंगे। तो एक तो इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इसके अंदर जिस किस्म की इस बिल के अंदर बातें की गई हैं, इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड। आप एक और मिसाल ले लें, जो पहले जो मौजूदा इस वक्त स्टेट बैंक का बिल है या कानून है, उसके तहत जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2 काम है बुनियादी। एक उसका काम है कि महंगाई पे कंट्रोल करना, और दूसरा उसका काम जो है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करना। तो जो अब नया बिल कल काबीना ने मंजूर किया, उसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बुनियादी काम होगा वो महंगाई पे काबू करना, और दूसरा उसका जो काम होगा वो फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी, और जो ग्रोथ है दैट विल बी द टर्शरी ऑब्जेक्टिव। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा वो सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा, जो कहने को तो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इस वक्त लोगों को महंगाई ज़्यादा महसूस हो रही है बजाय इसके कि कम ग्रोथ ऑफ रेट। लेकिन मज़े की बात ये है, इसके अंदर जो बिल है महंगाई की जो तारीफ़ है वो तो इन्होंने दे दी। वो मैं पिछले कोई 7-8 माह से शोर कर रहा था कि मार्च में जो काबीना ने बिल पास किया है उसके अंदर तो महंगाई की तारीफ़ ही नहीं दी कि महंगाई है क्या चीज़। अब इन्होंने एक लो प्राइस स्टेबिलिटी के नाम से एक डेफिनेशन तो इंट्रोड्यूस करवा दी है, लेकिन वो महंगाई का टारगेट क्या होगा वो आज भी मिसिंग है। अगर लो प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, मेरे लिए तो अगर मैं गरीब शख्स हूँ तो 3% भी महंगाई ज़्यादा है, अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए शायद 11-12% भी अफोर्डेबल है। तो ये महंगाई लो स्टेबल प्राइस क्या होगी वो इसके अंदर डिफाइंड नहीं है।
इसी तरह इस बिल के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी गालिबन ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन वो की गई हैं। और लगता ऐसे है कि एक जो रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिसके पास इतने इख्तियारात होंगे जो कि पहले भी थे। अच्छा शहबाज, हमने अपना स्टेट बैंक बेच दिया है आलमी इदारों के पास, और दूसरा जैसे आप कह रहे हैं इस महंगाई की लहर आएगी, इसमें जो 25-30 हज़ार रुपया लेते हैं लोग महाना, उन पर कितना बोझ पड़ेगा इस महंगाई के से? भट्टी साहब, इसमें जो बुनियादी बात है कि 25-30 हज़ार वाला जो बंदा है, खुदा माफ़ करे, उसके तो बेचारे कि ना तो बिजली और गैस का बिल पूरा होगा, चाहे वो जितनी भी कर रहा है, बच्चों को वो क्या खिलाएगा, वो तो बहुत बात की बात है। महंगाई का जो असर है वो आपके मिनी बजट की वजह से आएगा, और मिनी बजट जो कल काबीना करने जा रही है, मैंने फ्रैंकली वो तमाम अशिया की जब मैंने लिस्ट देखी, मैं इंशाल्लाह ताला कल ट्रिब्यून में इसके ऊपर डिटेल स्टोरी फाइल कर रहा हूँ, तो जब मैंने वो तमाम अशिया की लिस्ट देखी तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि अगर ये तमाम अशिया जिनके ऊपर हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है, आप बेकरी के ऊपर जो तमाम अशिया आपकी बिकती है उसके ऊपर टैक्स है, जो पैकेज्ड आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका दूध है, आपका घी है, आपका चीज़ अगर कोई खाता है, आजकल चीज़ बच्चे बर्गर खाते हैं, बाकी चीज़ें खाते हैं, उसके ऊपर टैक्स है। फिर जो आपका मिर्च और मसाला, वो मीडिया के ऊपर एक बहुत इल्ज़ाम है कि बहुत मिर्ची हम लोग लगाते हैं, तो मिर्च के ऊपर भी 17% GST लगेगा, नमक के ऊपर भी लगेगा, सिलाई मशीन का अगर किसी का कारोबार है तो सिलाई मशीन खरीदेगा, उसके ऊपर 17% टैक्स है। यू नेम एनीथिंग, उसके ऊपर कल GST काबीना जो प्रपोज करने जा रही है, और फिर वो बिल नेशनल असेंबली में चला जाएगा। पहला आपका सवाल स्टेट बैंक से रिलेटेड क्या था भट्टी साहब? कि मैंने कहा क्या इस पॉलिसी से हमारी हुकूमत की गिरफ्त स्टेट बैंक से निकल के IMF के पास चले जाएगी? जी, इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल दे देता हूँ। इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 96% जो शेयर होल्डिंग है हुकूमत पाकिस्तान की है। 96% शेयर होल्डिंग को जो स्टेट बैंक के बोर्ड के ऊपर बंदा जिसकी नुमाइंदगी करेगा वो सेक्रेटरी ख़जाना होगा। सेक्रेटरी ख़जाना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड के ऊपर तो बैठेगा, उसके पास वोट करने का इख्तियार नहीं होगा। तो ये आपके सवाल का सादा सा जवाब है। इसके बाद जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कोई भी होगा, वो मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से आज़ाद होगा। वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स कर सकता है, MOUs कर सकता है, उनके साथ डाटा एक्सचेंज कर सकता है, और बहुत सारे वो काम कर सकता है। तो ये आपके सवाल का मुख्तसर जवाब है कि जो हुकूमत जिसका 96% हिस्सा है स्टेट बैंक। राना यहाँ रुकिएगा, मुझे ये बताएं कि स्टेट बैंक जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर जो है वो साइन कर सकेगा जो ट्रीटीज हैं या कोई मुआहदे हैं दूसरे ममालिक के साथ, आप ये कह रहे हैं? कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होगी। अच्छा, नहीं सही साहब, कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होगी, विद अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ है बिल के अंदर, लेकिन उसको आप बाख्तियार कर देते हो ना कोई काम करने के लिए। और आपको पता है कि जब काबीना के पास जो सबसे अहम मामलात होते हैं वो सर्कुलेशन से अप्रूवल में जाते हैं, वो तो उसके ऊपर वोटिंग भी नहीं करवाते, वो तो काबीना के एजेंडे के ऊपर भी नहीं आते। आपके अभी तक जितने बड़े बड़े मामलात इस पिछले 3-3.5 साल के अरसा में काबीना के सामने आए हैं, वो बहुत सारे ऐसे मामला थ्रू सर्कुलेशन हो रहे होते हैं। इवन के आज सितंबर में जो मिनी बजट एक आया था, वो वाला भी फाइनेंस बिल जो था काबीना से मेरा ख्याल थ्रू सर्कुलेशन उसकी अप्रूवल ली गई थी। तो ये एक कहने को तो फेडरल गवर्नमेंट डाल दिया गया, लेकिन इसमें काजी साहब और भट्टी साहब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा वो ओवरऑल बैंक का सरबराह होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो जो स्टेट बैंक का बोर्ड है उसका सरबराह होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो होगा कि एग्जेक्टिव कमेटी होगी उसका वो सरबराह होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, जो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो आपकी शरह सूद डिटर्मिन करती है, उसका सरबराह होगा। तो बजाय कि ये खुद मुख्तारी देते, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता। सारी चीज़ें एक गवर्नर की ज़ात के ऊपर आ रही है। और फिर और मज़े की बात यह है कि महंगाई जो है वो बुनियादी हदफ होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। महंगाई का हदफ कोई नहीं, वो मैंने आपको बता दिया, कोई एक्सप्लिसिट टारगेट नहीं है। और अगर वो हदफ अचीव नहीं करता गवर्नर या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो अकाउंटेबिलिटी आपको पता क्या है? अकाउंटेबिलिटी के नाम पर पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी कि जी ये वजूहत थी, इसकी वजह से महंगाई का फॉर एग्जांपल हमने राना साहब 10% वो 12% हो गया, तो इन वजूहत की वजह से वो मिस हो गया। अच्छा राना, मैं कोई डिबेट नहीं आपसे करना चाह रहा, मैं खुद भी एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ऑडियंस से अपना व्यूअर से चाह रहा हूँ हम शेयर करें। मेरा आपसे सवाल ये है जो मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट समझना चाह रहा हूँ, क्या रियासत और हुकूमत ने बुनियादी फैसला ये करना है कि हमने इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है कि हमने कर्ज़ों से चलाना है? तो मुझे तो इसके कोई रैशनल समझ नहीं आता। जब आपने मुल्क और रियासत को कर्ज़ों से चलाना है तो आप ये नखरे नहीं कर सकते। आप पे जो
दबाव होगा, यू हैव टू फेस इट। ये मेरा पहला कमेंट है। दूसरा मेरा कमेंट है कि अगर आपने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वायबल बनाना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो फिर IMF की बजाय आपको जाना पड़ेगा पैदावारी लागत कम करें, लोगों को एजुकेट करें, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर करें, एक्सपोर्ट अपनी बेहतर करें, डॉलर कमाएं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो। तो हमारी तो चॉइस ही नहीं है इंडिपेंडेंस की। तो हमारी तो चॉइस जब कर्जों की आप करेंगे तो फिर तो ये डिस्कशन हो सकती है इंटेलेक्चुअल कि जी हम खुद मुख्तारी दे रहे हैं। मुझे बताएं क्या हमारी रियासत के अंदर ये विल है? मैंने नहीं देखी 47 से, मैं फिर इतनी लंबी तकरीर नहीं करना चाह रहा कि क्या ये विल है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। आपका ये बहुत ही बुनियादी और बहुत उम्दा सवाल है। इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, जुलाई 2019 से लेके आज की तारीख तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा नहीं ले रही, ज़ीरो कर्जा ले रहे हैं हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। सारा जो कर्जा है हम ले रहे हैं इस वक्त वो कमर्शियल बैंकों से ले रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जब चलना ही हमने कर्जे के ऊपर है, हर साल कोई भी हुकूमत हो, मौजूदा जो आपका इस वक्त बजट का खसारा है उसके लिए वफाकी हुकूमत को तकरीबन 3,500 अरब रुपया सालाना कर्जा लेना है और वो ले रही है। अच्छा, बात यह है, अब आ जाते हैं कि जी हुकूमत और जो IMF और स्टेट बैंक है वो क्यों वफाकी हुकूमत के ऊपर कर्जा लेने की पाबंदी लगा रही है स्टेट बैंक से। उसकी जो इकनॉमिक लॉजिक वो देते हैं वो ये देते हैं लॉजिक कि जी इससे महंगाई कम होती है। आप ये बताइए कि जुलाई 2019 से लेकर आज तक जो कितना कर्जा लिया गया है वो सारा कमर्शियल बैंकों से आया है, और अगर वफाकी हुकूमत कमर्शियल बैंक से कर्जा लेती है उसका रेट क्या होगा, और अगर वो नहीं लेती तो उसका रेट क्या है। अगर वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा लेती है तो कितना महंगाई बढ़ती है, अगर वो कमर्शियल बैंक से कर्जा लेती है तो कितनी महंगाई बढ़ती है। इसकी स्टडी मुझे कोई एम्पेरिकल एविडेंस के साथ बता दे, मैं हाजिर हूँ। एक और जो चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये कह रहे हैं जी कि कर्जे लेने से महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस वक्त महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि नए नोट प्रिंट करने पड़ते हैं। वफाकी हुकूमत आज भी कमर्शियल बैंकों से कर्जा ले रही है जो पहले वो स्टेट बैंक से लेती थी। तो कमर्शियल बैंकों को नोट कौन सप्लाई करता है? आप ज़रा जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके देखिए कि जी जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, डबल डिजिट। स्टेट बैंक तो नया नोट छाप नहीं रही कहने को, वैसे तो वो छाप के वो बैंकों को दे रही है। पहले हम फ़र्क सिर्फ ये है कि वफाकी हुकूमत अगर आज के रेट के ऊपर स्टेट बैंक से कर्जा लेती है उसको मिलता है 10% के ऊपर। वो कर्जा जब वो लेती है जाके कमर्शियल बैंकों से उसके ऊपर उसको मिलता है 12%। ये 2% इजाफी रेट दे रही है, बाकी फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। और जो 2% इजाफी रेट दे रही है उसका आपका बढ़ता है बजट खसारा। तो जब बजट खसारा बढ़ता है फिर आप क्या करते हो? फिर आप मिनी बजट लेके आते हो और मेन बजट में आप 735 अरब के टैक्सेस लगा देते हो। बात आपकी बड़ी मतलब है वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से नहीं ले सकती, लेकिन 2% ये सूद या दूसरे प्राइवेट बैंकों से लेंगी, उसकी महंगाई का बोझ मैं और आप जाके अदा करेंगे। मैं यही समझाऊँ ना सर। इससे पहले मैं पहली बात भट्टी साहब आपकी बात का जवाब देने से पहले ये जो बड़े इनके सवाल बड़े रेलिवेंट थे। अब एक बात का तो मैंने को बता दिया, फिर क्या आपने मुल्क सारी जिंदगी मुल्क जो आपने कर्जों के ऊपर चलाना है? सवाल तो बेसिक ये है ना, दिस इज द क्वेश्चन। ये होता है कि जब आप इस तरह के कंट्रोल्स लगाते हैं तो जो हुकूमतें हैं वो हुकूमतें डिसिप्लिन हो जाती हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम कर्जों पे चल रहे हैं। हर नया दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उठते हैं, एक नई अथॉरिटी बना देते हैं। किस लिए? आज भी हम जो वफाकी हुकूमत है को 300 से 350 अरब रुपए के सूबाई हुकूमतों के वो मंसूबे फाइनेंस कर रही है जो 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सूबाई मामलात हैं, एजुकेशन, हेल्थ। वफाकी हुकूमत क्यों पैसा दे रही है? क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी सियासत करनी है सूबे में जाके, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी सियासत करनी है सूबे में जाके। ये हेल्थ सेहत कार्ड क्या है? ये आपके जो एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो वफाकी हुकूमत क्यों फंड कर रही है? और फिर जब आपने आईनी तरमीम करके उस वक्त आपने डिविजन्स आपने कम कर दिए 18वीं तरमीम के बाद, तो वफाक के अंदर एजुकेशन का इदारा क्यों है? वफाक के अंदर हेल्थ के इदारे क्यों हैं? वफाक ऐसी कौन सी क्यों है? ये इसके एग्रीकल्चर और बाकी ये वजारतें रख के बैठा हुआ है क्योंकि आपने साउथ पंजाब के बाकी लोगों को आपने वजारतों को उसके वजीरों को वजारतें देनी है। तो फैसला करना है रियासत ने और हुकूमत ने। जब तक कोई भी हुकूमत हो, PTI, PMLN और शहबाज, मैं कमेंट कर रहा हूँ, आपको डिसिप्लिन नहीं करते तो फर्क नहीं पड़ता आप स्टेट बैंक से कर्जा लेते हो या कमर्शियल बैंकों से। अच्छा शहबाज, मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप भी उसमें कमेंट कीजिएगा। मेरी एक छोटी सी अपने अंडरस्टैंडिंग है कि हम 3000 अरब के करीब चले गए हैं ये बिजली के IPPs के जो सर्कुलर डेट है, और 1000 अरब से ज़्यादा सुई गैस पे भी चले गए हैं, प्रॉब्ली 1200 पे चले गए हैं।
इस तरह के 4000 अरब की ये जो बदमाशी हम पे, जो अपना जबरन हम पे मुसल्लत है, कोई पाकिस्तान की इकॉनमी का इंडिपेंडेंट होने का, हेल्दी होने का कोई चांस है इन दो बीमारी को पकड़े बगैर? मुझे हाँ या ना में आप अपनी राय दें। मैंने अपनी राय दे दी आपको। बिल्कुल, देखिए इसमें सर बात बड़ी बुनियादी सी है कि इस वक्त आपको पता है कि मेरे घर में जो बिजली का मेरा अपना बिल कितना है, मैं आपको उसकी टोटल प्राइस पे छोड़ दें, मैंने 31 रुपये 20 पैसे फी यूनिट मैंने बिजली का बिल नवंबर का पे किया। अभी दिसंबर वाला मेरा बिल नहीं आया। 31 रुपये 20 पैसे फी यूनिट मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। हुकूमत मुझे चैलेंज कर दे मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर 31 रुपये फी यूनिट, ये कानों को हाथ लगाने वाली बात है, अगर 31 रुपये फी यूनिट मैं जो हूँ बिजली का बिल दे के भी जो आपका सर्कुलर डेट है वो आज 2400 अरब रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है, किसकी गलती है? लाइन लॉसेज आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चोरी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो आपके एमएनएज और पार्लियामेंटेरियन जो है किसी एक पार्टी की, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, उनके फैक्ट्रियों को गैस जाती है चोरी की, बिजली जाती है चोरी की, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए का जब आपने सीईओ लगाया था तो फैसला आपने किस बुनियाद पे किया था कि किसी को अकोमोडेट करना था? आप पीआईए को बहाल नहीं करना चाह रहे थे। पीआईए के क्यूमुलेटिव लॉसेस है 542 अरब रुपया। अब उसका जो हर साल का 35 से 40 अरब का सालाना उसका जो नुकसान हो रहा है वो कहाँ से पूरा हो रहा है? बजट से हो रहा है। फिर वो कहाँ से पैसे लेंगे? चाहे आप कमर्शियल बैंक से ले लो 12% पे, या स्टेट बैंक के ऊपर अगर पाबंदी ना हो तो 10% पे ले लो। कर्जा तो आपने लेना है, लेकिन राणा साहब तो सारा बढ़ गया, अब क्या करें? राणा साहब सारा बढ़ गया तो फिर नया टैक्स लगा दें। मुझे मैसेज आ रहे हैं इस वक्त, लोग कह रहे हैं कि यार ये सारी बातें तो हम करते हैं, इसका हल क्या? आप ये बताएं, मैं मुख्तसर बात करता हूँ कि हमें आईएमएफ कहता है मैं पैसे इसलिए दूंगा कि अगर मेरा कि अगर आप आईपीपीज़ को ये 2 नंबर पेमेंट्स नहीं करते, जिसके लिए हमारे इरफान अली साहब को जो है हटा दिया गया था पोस्टिंग से, ये तो सारे आपके मुआहदे 2 नंबर हुए हैं। अगर 2 रुपये की बिजली 31 रुपये की बिकनी है तो जिस वक्त तक आप उनको टेक ओवर नहीं करते तो हम तो वैसे करके घर चले जाएंगे। ये कौन करेगा? हु विल बेल द कैट? कौन इन कार्टल्स को हाथ डालेगा? मुख्तसरन मैं माजे के साथ डिसएग्री करता हूँ। आपके जो 2014-13 और 2015 के जो बिजली के जो मुआहदे हुए हैं वो 2005 से 2002 से और 1994 से कोई मुख्तलिफ नहीं है। आप ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के तहत लगे हैं। हमें यह कहा जाता है, जो आप बात कर रहे हैं कि आइडल कैपेसिटी पेमेंट में जी हमने 900 अरब या 800 अरब रुपया सालाना दे दिया, बिजली नहीं बनाई। सर आप मुझे ये बताइए कि सर्दियों के महीने में लोड शेडिंग कहाँ होती है? आप बलूचिस्तान चले जाएँ, आप केपीके चले जाएं, पंजाब चले जाएं, आप मुझे गारंटी से बता सकते हैं कि आपके पास इस वक्त सिस्टम में बकौल हुकूमत के पता नहीं कितनी 6-7 हज़ार मेगावाट सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है। क्या हर घर में बिजली जा रही है? नहीं जा रही। आप आइडल कैपेसिटी पेमेंट की इसलिए अदा कर देते हैं कि बिजली फराहम करेंगे, आपका निज़ाम जो है वो पुराना है, वो इतनी बिजली का लोड नहीं ले सकता और चोरी भी है। तो 100 रुपये का अगर जो बिल जनरेशन कंपनी देती है 70 रुपये या 80 रुपये ऑन एवरेज रिकवर हो रहे हैं। अगर आइडल कैपेसिटी पेमेंट दे देंगे तो 20 रुपये कम देना पड़ेंगे अगर आप घरों को बिजली फराहम कर देते हैं। तो आज का जो कहा जाता है कि बिजली सरप्लस है, ये सरप्लस नहीं है। तमाम घरों तक बिजली पहुंचा दें। यार मैं तो बात ही और कर रहा हूँ, मैं तो बात ये कर रहा हूँ राना, मैं तो बात ये कर रहा हूँ 2012 की फाइनेंशियल टाइम्स में इस डकैती का जो 94 में हुई थी, पहले मुआहदों की और बाद में, और बर्बाद हम तब हुए हैं जब वापडा को हमने डीरेगुलेट करके अनबंडल किया था। फिर किस दिन बैठेंगे, मैं आपको उन मुआहदों की डिटेल्स बता दूंगा, आप भी मेरी तरह सर पीट उठेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम राना साहब, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू वंस अगेन। तो ये बात है, इस पर हम बात करेंगे, उन अच्छी बात उन्होंने कही, मगर ये मुआहदे को माई का लाल खोल के दिखा दे तो मैं समझता हूँ कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी खाल कौन खींच रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब, हमने एट लेंथ बात की इस मैशत की, और मैशत का जो मेरा तो अभी ये राय है कि मॉडल जो है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और उसको रीथिंक करने को तैयार कोई नहीं, क्योंकि सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की वापस ना आने पर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आज वापस ले ली है। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं जी कि ये इस पर भी अब दिल में यकीना किस्म का, जैसे पंजाबी में कहते हैं साहब, ये बेचारे एक्शन ले सकते हैं। डू यू थिंक शहबाज साहब ने गारंटी दी थी, ये सच है, कागज़ पे लिखा था, उस चीज़ को 2 साल हो गए अभी तक अदालत में क्यों नहीं गई? चले मान लिया, मैं तो शहबाज, मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ में आना ही नहीं। मेरी तो राय कुछ लोगों से इख्तलाफ है कि वो नहीं आ रहे, आना हो तो उन्हें रोका ही नहीं, वो खुद नहीं आ रहे जब तक उन्हें निकाला नहीं जाएगा।
2 साल बाद अटॉर्नी जनरल साहब ये फरमा रहे हैं, 2 साल बाद जब वो 4 हफ्ते के लिए या 8 हफ्ते के लिए गए थे, इनका काम था एक दिन ऊपर हुआ जाके कोर्ट रजू करते कि सर आपके हुक्म पे भेजा है या ये इजाज़त है, ये शहबाज शरीफ साहब ग्रंटर है, क्यों नहीं गए अभी तक? अब अचानक ये बात क्यों आ गई कि कोर्ट में जा रहा है? मलक साहब मुझे नहीं समझ यार, थोड़ा काजी साहब भी मुझे बताएं, अगर नवाज शरीफ को हुकूमत को क्या मिलेगा लाके, मुझे बताएं। उसके लिए मेरे ख्याल में इनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कादी साहब ने अमेरिका में भी एक तकरीर। कादी साहब मैं आजकल ना पुराने मुर्दे उखेड़ रहा हूँ, पुरानी खबरें देख रहा हूँ। नवाज शरीफ जब 2000 में गए थे ना, इलाज की गरज से गए थे, बहाना बना के फील करके ताकतवर हलकों से जिनके हमारी जुबान जलती है। उस वक्त भी कुलसूम नवाज ने खबर दी थी, ये पढ़े जरा दोनों मेरे भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये तो वही पुरानी बात है जो आज यार पढ़े ना, इलाज के बाद वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे और ऊंचा पढ़े ना। भट्टी साहब ये कुछ 40 साल से इलाज चल रहा है, समझौता हो गया, नवाज शरीफ इलाज के बाद वापिस आ जाएंगे। मोहतरमा कुलसूम नवाज अल्लाह उन्हें मगरब वगैरह, ये 10 दिसंबर की नुआए वक्त की खबर है। अब मुझे बताइए 10 से वो बीमार है, उसके बाद 5 साल हाक में वक़्त आते हैं, फिर मुकदमा होता है, फिर इलाज के लिए चले जाते हैं। और ये कब से अवाम से यार ये लुकन मिट्टी खेलते रहोगे? कब तक अवाम को गुमराह करोगे? फिर मैंने आपको बताया ना, मुझे खबर मिली 91 की मलक साहब कि नवाज शरीफ का बयान था, मुझे 1 साल के लिए हुकूमत मिल जाए, मैं कौम की तकदीर बदल दूंगा। जो सारा हाल है उस 1 साल तो बाद हुआ है ये 91 में। कादी साहब आप मुझे ये बताएं, कुलसूम नवाज साहबा का है, अल्लाह उन्हें करोड़ का जन्नत नसीब करे, वो कह रही हैं कि 1 महीने 2 महीने बाद आ जाए। भट्टी साहब ये 21 साल पुरानी खबर ढूंढी है, 21 साल पुरानी। मैंने 30 साल पुरानी है कि एक हफ्ते ये वो देखिए वो लिखा हुआ है 10 दिसंबर 2000। नहीं इसको छोड़े, इसमें यह है कि 1 हफ्ते के अंदर उनका अगर ऑपरेशन ना हुआ तो जान को खतरा है। नहीं ये देखिए एक बीमारी तो क्लियर हो गई, 10 का जान को खतरा। बोलना ना, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी भी सुन। ये वो बीमारी है जो पाकिस्तान को लगी है। नहीं वो बीमारी कोई बीमारी है, बीमारी है अगर आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सेहत ठीक कर देगा। बीमारी है कि इनसे लूटा हुआ माल पैसा लेने का पूछेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। कोई नहीं कोई पूछ रहा, इक़्तिदार दे देंगे तो ये घोड़े से तेज भागेंगे। किसी ने पूछा पैसे की छोड़ मैंने तो कहा ये 10 में भी बीमार थे, कहा 2-3 हफ्ते में इलाज ना हुआ तो खुदा ना खास्ता आपका जो सुन ले, आपका जो उसके बाद सऊदी सफीर ने आके कहा ये 10 साल की डील करके गए थे। अब मुझे बताए मैं आज के हुक्मरानों की मानूं, 10 वाली मानूं, आज से 5 साल वाली मानूं, 20 साल वाली मानूं, इनकी कौन सी बात पे एतबार करूँ? अब तो मुझे वो जो बड़ी साहब गार्डियन की भी स्टोरी पढ़ने आपको बड़ा शौक है ना, फाइनेंशियल टाइम गार्डियन का। बड़ी साहब मुझे ये बताएं, अब मेरी पता क्या कैफियत होगी? आपको पता है एक स्टेज पे बंदा बहुत बुरा गा रहा था और एक बंदा छुरी लेके स्टेज पे चढ़ गया। तो गाने वाला घबरा गया, नहीं तुम गाते रहो, वो बंदा कितने जगह तेनों लेके आया। अब तो मेरी ऐसी कैफियत हो बड़ी खूबसूरत। कल परसों किसी ने मैं कुछ नहीं करता, हिकमत शुरू करती हूँ, मैं कैंसर में भी हाथ बाल है ना, सारे तजर्बे इस बेचारी 20 करोड़ अवाम पे। मैं तो कहता हूँ ये शो को भी कॉमेडी बना लेते हैं हम, काफी मिराले हो गए। संजीदा खबर दे नहीं सकते, टेलीफोन धमकियां आ जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਜੁਗਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ। नहीं उन्हें क्या मैंने बंदा दसो जो तुहानू लैके आया, तुम गाते रहो। अच्छा यार एक खबर है छोटी सी। अच्छा बात यह है कि बशीर मेहमद साहब को दोबारा बुला लिया है जबरदस्त, और 2 वजारत खारजा के आला तरीन अफसरान को भी बुला लिया है। अच्छा अब ये केस है, एक साहब है उनका नाम है उमर फारूक, 2004 से मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उनके पास, और उनका नाम जो इंटरपोल की रेड वारंट लिस्ट है उसमें भी था, मगर बाद अज़ां ये हमारी IFIA ने उसको उस लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। और अब उसको निकालने के हवाले से आज की FIA की तफ्तीश ये कह रही है कि बशीर मेहमद साहब ने शायद निकाला था, नहीं निकाला था, ये हमने फैसला नहीं कर रहा, पर उनको इस ज़िम्मन में बुला लिया गया। इनके खिलाफ केसेस हैं, नॉर्वे की गवर्नमेंट भी जो है वो राब्ते कर रही है। इनका एक और केस था, वो तो खानगी झगड़ा है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन केस ये है कि ये इनकी कंपनी दुबई में है और पीपल्स मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के दौर में भी और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी इनकी जो ब्रोकरेज कंपनी थी, यहाँ की जो IPPs के मुआहदे थे और बिजली के, उस हवाले से इन पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये साहब भी खड़े हैं और बशीर मेहमद साहब भी खड़े हैं, ये सोशल मीडिया पे चल रही है। ये वापस तो शरीफ ला रहे हैं, तो इनके तो इसका मतलब इन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है इतने अरसे से और पकड़ा भी नहीं जाता। अच्छा मैं खबर आपकी बात से हुकूमत में हुकूमत का बड़ा काम का आदमी है। खबर अंदर की खबर यह है कि इस मुल्क के 3 अहम वजीर जिनका मैं नाम नहीं लेता, वो भी इनसे राब्ते में बताए जाते हैं। ये जो उमर फारूक
ज़हूर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, जो एक तो मज़ीर नहीं रहे और एक और अहम है जिनका काई साहब इनको कहीं ये भी तो है ना, इन्होंने कुछ पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बयान भी तो दिए थे ना कहीं, नहीं ये मेमन साहब ने नहीं मेमन साहब ने बयान भी दिए थे। मेमन साहब ने एक और काम भी नहीं, ये तो 2004 का केस है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी SCCP के कहा है कि 2004 से इस केस को क्यों नहीं अभी तक इसको रिजॉल्व किया गया। हमारा जो सिस्टम है ना, हमारे केसेस हर वक्त तैयार होते हैं, हर बात 2000 मैं आपकी बात का आला जवाब देता हूँ, चाहे रूलिंग एलीट की अपनी लड़ाई हो या कुछ भी हो, मगर हमारी कबर्ड में जो स्केल्टन्स हैं वो इतने हैं कि तो हमें तभी पता चलता है। तो अब ये है कि अब ये बताएंगे इनके मुताबिक, कल ये टीवी पे बैठे थे उनके साथ वो क्या है हमारे दोस्त हैं कलाथरा साहब, ये कह रहे हैं हमें बिल्कुल ठीक होंगे, मगर ये केस अब खुल रहा है दोबारा, और इसमें क्या वो IPPs के भी खुलेंगे पीपल्स पार्टी के, और उसके बाद अच्छा ये केस तो नहीं खुलेंगे अगर वो अच्छा मनी लॉन्डर है, वो साहब जिनकी आप जिक्र मुबैना तौर पर भाई जो पर्चा है यहाँ उनका तहकीकात है, तो इस हुकूमत में उसको सबसे अहम ओहदा मिलेगा, क्योंकि इस हुकूमत में मनी लॉन्डरों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। देखिए ये क्लोजिंग है बड़ी साहब, आपकी खबर पे मैं इतनी कमेंट करता हूँ कि बहुत ताकतवर लोग जो हैं इस गवर्नमेंट में भी उनको शायद सपोर्ट करेंगे, ये मुझे अंदर की खबर मिली है। बहरहाल ये केस है, हमें बताना हमारा फ़र्ज़ है, सच और झूठ क्या है वो अदालत फैसला करेगी, वो हमारा काम नहीं है, मगर ये तहकीकात जारी है, इसको हमने रिपोर्ट कर दिया। इजाज़त है, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।